हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में बेसिकली हम बात करेंगे आज व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि जो पहिए होते हैं, जो टायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन को घटा देते हैं, यानी कि वो रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को। सो यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। आपने देखा होगा जो अटैची होती है या जो लगेज होता है उनमें टायर होता है, रोलर होता है ना। तो ये क्या करता है, इससे इतना आसान हो जाता है कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है, वो भी क्या कर देता है, इस पूरे के पूरे लगेज को खींच लेता है ना। इस लगेज को खींच लेगा एक छोटा सा बच्चा भी, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो ये टायर्स क्या करेंगे, इजीली इस पूरे इतने भारी सामान को हम आराम से इन टायर की हेल्प से खींच सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, टेक अ फ्यू पेंसिल्स, कुछ पेंसिल लेना जो सिलिंड्रिकल होती है शेप में। आपको पता ही है, पेंसिल आपके पास है, शेप में सिलिंड्रिकल होती है। उनको एक दूसरे के पैरेलल रख देना, लाइक दिस, ऐसे आप पेंसिल्स को रख देना। एंड इन पेंसिल के ऊपर आप क्या रख देना, एक बुक रख लेना या कोई चीज रख देना। ना पुश द बुक, अब इस बुक को हल्का सा धक्का देना, तो ये बुक क्या करेगी, हल्का सा सरकती हुई इधर की तरफ आएगी। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स। आप देखोगे ये पेंसिल जो है वो घूमने लग गई, रोल करने लग गई। ठीक है। डू यू फील इट इज इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट? क्या आप सोच रहे हैं कि ये धक्का देके, यानी कि इन पेंसिल के ऊपर ये बुक इजीली मूव करना आसान है, या इसको जब धक्का दोगे, स्लाइड करोगे तो फिसलते हुए जाएगी, वो आसान है? तो आप देखोगे इनके ऊपर ये ऐसे है ना, ऐसे गोल गोल ये पेंसिलें घूमेंगी और ये बुक आराम से क्या हो जाएगी, आगे रोल हो जाएगी, आराम से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर पेंसिल लगाई तो ये पेंसिल टायर का काम कर रहे थे, यानी कि व्हील का काम कर रहे थे। और व्हील से हुआ क्या कि जो फ्रिक्शन जमीन और इस किताब के बीच था, ये टेबल और इस बुक के बीच था, वो घर्षण इन पेंसिल ने कम कर दिया। तो घर्षण कम होने के कारण ये इजीली क्या हुई, आगे पीछे मूव हो सकती है। तो बेसिकली याद रखना, डू यू थिंक रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस? बिल्कुल, जो मोशन था वो उस पे जो प्रतिरोध लग रहा था, रेजिस्टेंस लग रहा था, रुकावट लग रही थी, वो कम हो गया इन पेंसिल से। तो इन पेंसिल से इजीली क्या हो सकती है, बुक मूव हो सकती है। ये बात ध्यान रखना। तो हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? तो आपने देखा होगा जो मशीन्स होती है बड़ी बड़ी, उनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, बॉल बेयरिंग्स होते हैं, बेयरिंग होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, मशीन आराम से घूम सके और ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके, वर्क कर सके। सो जब एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर, यानी कि जब कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर रोल होगी, रोल, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो जमीन लगा रही है, जो इसको रोकने का कोशिश कर रही है, इस रोल को रोकने का कोशिश कर रही है, इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग हमेशा क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि घर्षण के हमेशा विपरीत काम करता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। हमेशा याद रखना है, ये इजियर होता है, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड। हमेशा किसी बॉडी को रोल करना ज्यादा आसान है किसी बॉडी के स्लाइड करने से पहले। यानी कि किसी के ऊपर आप रोलिंग करोगे तो बहुत आसान है, लेकिन स्लाइडिंग करोगे तो थोड़ा सा टफ होता है। आप चाहे तो हाथ में भी देख लें, एक पेन रखे और ऐसे मूव कराएं, आपका हाथ आराम से देखो कितनी आसानी से मूव करेगा। वहीं पर आप अपने स्लाइड करें तो आपको क्या दिखेगा कि हल्का सा फोर्स आपके ऊपर वाले हाथ को फील हो रहा है। यानी कि रोलिंग से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा, यानी कि रोल करने से किसी बॉडी का घर्षण कम हो जाता है। सो दैट इज द रीजन, यही कारण है जिससे जो यही कारण है जिससे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो लगेज है या हमारी अटैची है, इन पर हम छोटे छोटे क्या पुट कर लगा देते हैं, इन पे छोटे छोटे हम टायर फिट कर देते हैं या रोलर फिट कर देते हैं। इसलिए व्हील जो है वो हमारे ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में से एक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर टायर नहीं आते तो घर्षण तो उतना ही रहता, लेकिन टायर आने से घर्षण कम हो गया। और टायर आने से क्या हुआ, जो दूर तक की दूरियां थी वो बहुत आसानी से ओवरकम हो गई, क्योंकि घर्षण को हमने रिड्यूस कर दिया व्हील आने से, राइट। तो याद रख लेना, जब कोई बॉडी किसी के ऊपर रोल कर रही है तो जो सतह और टायर के बीच, यानी कि सरफेस और टायर के बीच जो घर्षण लग रहा है, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, रोलिंग कहते हैं, ठीक। तो सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्मॉलर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी कि फिसलना में ज्यादा घर्षण लगता है, रोल करने में कम लगता है। तो स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। तो स्लाइडिंग को हटाने के लिए हमने मशीन में बॉल बेयरिंग यूज कर दिए, छोटे छोटे
बेयरिंग्स यूज कर दिए जो घूमते हैं, जिससे कि हो क्या, घर्षण कम हो सके। तो पहले मशीन के पार्ट आपस में रब करते थे, पहले मशीन के पार्ट आपस में घिसते थे, मशीन के जो भी पार्ट थे वो आपस में ऐसे से रब करते थे, तो उससे घर्षण आता था। लेकिन अब बॉल बेयरिंग आ गई तो बहुत आसानी से मशीन क्या करने लगी, घर्षण को ओवरकम करने लग गई, यानी कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने लगी। और मशीन जो है, जहां पहले ज्यादा एनर्जी लॉस होती थी, अब वहां पर कम एनर्जी लॉस हुई और मशीन बहुत अच्छे से काम करने लगी है। ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसाइकिल। तो आपने देखा इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, तो जो मशीन है, पंखा, पंखा जो घूमता है, वो पंखे के अंदर बॉल बेयरिंग्स होता है, तो वो पंखा उन बॉल बेयरिंग से ही घूमता है। उस बाइसाइकिल के अंदर, यानी कि साइकिल जो होती है उसके टायर के आगे क्या लगाता है, बॉल बेयरिंग में क्या लगा होता है आपका बेयरिंग होती है, जिससे आपका टायर इजीली मूव कर सके। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बात है कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा, टायर लगाने से घर्षण कम होगा, टायर लगाने से बॉडी इजीली मूव करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सो पंखे के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ये होता है पंखा, पंखे के अंदर यहाँ पे बॉल बेयरिंग लगी रहती है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा फैन लगा होता है ना, जो रोटेट होता है, यही घूमता है। जिससे क्या होता है कि घूमने के कारण घर्षण कम होता है, और घर्षण कम होने के कारण आसानी से क्या हो सकता है, ये पंखा घूम जाएगा, या इसको क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम फील होगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की। देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थों में आपस में घर्षण लगता है, फ्लूइड यानी कि जो बहने वाले पदार्थ होते हैं। बहने वाले कौन से होते हैं, बहने वाले आपके हो गए लाइक लिक्विड, या आप कह सकते हो आपके बहने वाले हो गए गैस। जो भी चीज बह सकती है यानी कि प्रवाह कर सकती है, उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। आप जानते हैं जो हवा है बहुत पतली है, बहुत ही ज्यादा लाइट है, बहुत हल्की है। लेकिन ये जो हवा है ये भी फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, जो भी वस्तु उस पर मूव करती है, यानी कि हवा के थ्रू भी फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है। उदाहरण के तौर पे ना, आप ऐसा पेज पकड़ना और ऐसे करना है, तो आप देखोगे कि पेज ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ वो पेज फ्लो कर जाएगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक पेज है यहाँ पर, और इस पेज को अगर मैं मूव कराऊं, जैसे मेरे पास ये पेज है, ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास एक पेज पड़ा है। अब इस पेज को तो वैसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन देखो जैसे मैं यू करूंगा तो ये पेज क्या करेगा, पीछे की तरफ मुड़ रहा है। पीछे की तरफ मुड़ने का कारण क्या है, क्योंकि मैं इसको आगे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन घर्षण यहाँ से पीछे की तरफ लगा रहा है और ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जब मैंने ये पेज मूव कराया तो इस पे क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, यानी कि हवा भी घर्षण लगाती है। इसके लिए आपने एक और काम करना है, प्लास्टिक की बॉल को ऐसे फेंक के देखना, तो प्लास्टिक की बॉल हवा में ना फ्लो करेगी। अब हवा में क्यों बह रही है वो, आप बोलोगे हवा के साथ बह रही है, ना 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 ना, हवा के साथ नहीं बह रही है वो। जब ये हवा लग रही है तो घर्षण इसे पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, क्योंकि घर्षण का काम हमेशा क्या होता है, अपोज करना। जैसे ये आगे जा रही है तो घर्षण इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगा, तो जैसे ये आगे की तरफ गया तो जाना तो इसको ऐसा था ना, ये देखो मैं आगे लेके जा रहा हूँ तो ये ऐसे ही रहेगा पीछे की तरफ, कायदे से तो इसको ऐसे चलना चाहिए था, यूं पेज को कैसे चलना था, ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन ये हल्का सा मुड़ रहा है। कारण क्या है मुड़ने का, इस पे घर्षण लग रहा है। तो एयर से यानी कि क्या होता है, वायु से भी हमें घर्षण महसूस होता है, या एयर भी फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही है। अब एयर क्या है, फ्लूइड है। एयर क्या होती है, फ्लूइड होती है। एयर का मतलब क्या हो गया, जो चीज बह सकती है, जिसके अंदर प्रवाह होने की क्षमता है, उसको हम द्रव कहते हैं, यानी कि फ्लूइड कहते हैं। तो वाटर हो गया, क्योंकि पानी है, पानी भी क्या लगाता है, घर्षण लगाता है। सो वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। तो जैसे कोई पानी है या कोई लिक्विड है, ये भी क्या लगाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, ये भी घर्षण लगाता है जब कोई वस्तु उस पर मूव करती है। तो साइंस में अगर हम बात करें कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, अगर मैं बात करूं गैस का और लिक्विड का नाम अगर मैं कॉमनली देखूं, तो गैसेज और लिक्विड जो होता है ये एक दूसरे पर फ्रिक्शन मतलब ये फ्रिक्शन लगाते हैं। और साइंस में गैस और लिक्विड को, यानी कि जो चीज प्रवाह कर सकती है, बह सकती है, उसको फ्लूइड्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो फ्लूइड है वो भी एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इन द मोशन थ्रू देम। यानी कि कोई भी वस्तु जो फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है, क्या होता है, घर्षण बल द्वारा उस पर भी क्या लगता है, घर्षण के थ्रू उस पर भी, सॉरी, जब वो मूव कर रही होती है तो इन तरल पदार्थों के कारण, यानी कि फ्लूइड के कारण उन पर घर्षण लगता है। यानी कि घर्षण
फ्लूइड से भी लगता है, फ्रिक्शन जो है फ्लूइड से भी लगता है, द्रव भी घर्षण लगाते हैं। द्रव क्या होते हैं? जो चीजें बह सकती हैं। एक बात याद रखिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड लगाते हैं उनको ड्रैग कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स यानी कि घर्षण किसके थ्रू लगाया गया? पानी या फिर गैस या फिर कोई भी लिक्विड मटेरियल, तेल हो सकता है आपका, ठीक है, कोई सा भी XYZ जो भी आपको लिक्विड समझ में आ रहा है, तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, हर जगह घर्षण है। तो घर्षण कोई भी लिक्विड लगाए या गैस लगाए या कोई भी हमारे पास फ्लूइड लगाए उसको ड्रैग कहा जाता है। तो ड्रैग का मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स। So the frictional force on an object in a fluid depend on the speed with respect to the fluid, है ना। तो जो ये फ्लूइड है इसके थ्रू जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो फ्लूइड के थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ये किस पे डिपेंड करता है? स्पीड में, आप कितनी तेजी से चल रहे हो। आप बहुत तेजी से चलोगे तो आप पे बहुत तेजी से क्या लगेगा? घर्षण लगेगा, यानी कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग फील होगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के शेप पे भी निर्भर करता है, यानी कि वस्तु का शेप कैसा, और यहाँ पर साथ साथ ही फ्लूइड पर भी निर्भर करता है, यानी कि द्रव किस द्रव पे ये चल रही है वस्तु, उस पर भी डिपेंड करता है। So it is obvious that when object move through fluids, ये बात एकदम सही है कि जब भी कोई वस्तु फ्लूइड में बहे यानी कि किसी फ्लूइड में चलती है, they have to overcome फ्रिक्शन एक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। भाई मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे जो चीज रोक रही है मुझे उसको तो ओवरकम करके आगे जाना पड़ेगा ना। तो फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लग रहा है पर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं आगे की तरफ क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं उस फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? जो भी बॉडी उस फ्लूइड में मूव करना चाहती है वो उसके लगाए गए ड्रैग से ज्यादा फोर्स फील कराएगी, यानी कि लगाएगी तभी जाके आगे जाएगी। ठीक है, सो वी हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो हमें क्या करना है? जो भी फ्रिक्शन बॉडी पे लग रहा है उसको हमने ओवरकम करना है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा? कुछ ना कुछ ऊर्जा का तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। भाई मैं मान लो इतनी तेजी से जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऊर्जा है, लेकिन अब मैं हवा मेरे को पीछे धक्का दे रही है जिसके कारण मैं हल्के हल्के आगे जा पा रहा हूँ। तो हो क्या रहा है? मेरे पास तो ऊर्जा जो पहले होनी थी वो कम हो गई ना, यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस आएगा। इसलिए हमें एनर्जी को मतलब लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कि ऊर्जा कम से कम खत्म हो किसी भी बॉडी की। जैसे जहाज पानी में चल रहा है तो जिस ऊर्जा से चलना था वो तो चल नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा। हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से हम ऐसा शेप बनाएंगे बॉडी का या इस तरीके से वस्तु का आकार बनाएंगे कि जिससे उस पर घर्षण कम लगे और बॉडी आराम से मूव कर सके, इजिली मूव कर सके। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप्स। तो वस्तुओं को क्या किया जाता है कि स्पेशल तरीके की शेप दी जाती है। तो अब आप खुद सोचिए कि साइंटिस्ट के दिमाग में कहां से ये आइडिया होगा कि इस वाले को ऐसा शेप दिया जाए या ऐसा शेप दिया जाए। तो साइंटिस्ट जो थिंक करते हैं वो हिंट लेते हैं हमारे आसपास की चीजों से ही। जैसे कि नेचर से वो क्या करेंगे? शेप को उठाना शुरू करेंगे। फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम। जो बर्ड्स है, जो चिड़िया हैं या मछलियां हैं, इनको ऑल द टाइम हर दिन क्या करना है? हवा में ही रहना है। चिड़िया तो हवा में ही रहेगी दिन भर, भाई इधर से उधर जाएगी। फिश है, उसे पानी में ही रहना है परमानेंट, यानी कि पानी में लगने वाला फ्रिक्शन तो फिश भी दूर करेगी। उड़ने के लिए जो चिड़िया उड़ रही है उस पे लगने वाला घर्षण है तो बर्ड्स को यानी कि चिड़िया को वो घर्षण कम करना पड़ेगा। यानी कि घूम फिर के बात की जाए तो इन चिड़ियाओं को या मछलियों को रोजमर्रे के जीवन में कहीं ना कहीं घर्षण को दूर करना ही करना है। तो इनकी बॉडी नेचर ने ऐसी बना दी है या इनका शेप नेचर ने, प्रकृति ने ऐसा बना दिया कि ये आराम से इस फ्रिक्शन को या इस ड्रैग को ओवरकम कर जाएं, है ना। तो आपने देखा होगा बर्ड्स हमारी तरह नहीं होती, वो कुछ स्पेशल शेप लेके होती हैं। जैसे मछली होती है उनकी स्पेशल शेप होती है। तो इनका कारण क्या है ऐसे शेप का? क्योंकि जिससे इनकी शेप के कारण इनसे ड्रैग कम से कम लगे, यानी कि इन पे फ्रिक्शन कम से कम लगे और ये आराम से हवा में चल जाएं या मछलियां पानी में चल जाएं। पानी में लगने वाला ड्रैग या घर्षण इनको रोक ना सके या इनको कहीं पर भी रेजिस्ट ना करे। ठीक है, सो इनकी बॉडी इस तरीके की होती है। तो their body must have evolved to shape which would make them to lose less energy in the overcoming friction। तो इनकी बॉडी इस तरीके से है कि इनकी कम ऊर्जा खपत हो उस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए। पता लगा पूरी मछली की एनर्जी वहीं खत्म हो गई तो मछली आगे कैसे जाएगी? वो तो वहीं पे रुक जाएगी, है ना। तो इसकी शेप ऐसी होगी कि ये कम से कम एनर्जी का लॉस और आराम से चल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। तो हम लोगों ने क्लास 6 में भी देखी थी स्पेशल तरीके की शेप, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखिए एक एरोप्लेन का शेप देख लीजिए। तो एरोप्लेन का शेप देखिए कुछ कुछ चिड़िया से मिलता हुआ शेप है।
तो साइंटिस्ट ने देखा एरोप्लेन हवा में उड़ाना है। अब हवा में कौन सी चीजें उड़ती है, तो हवा में उड़ती है चिड़ियाएं यानी कि बर्ड्स। तो हवा में जब उड़ाने थी तो हमें क्या करना पड़ा, हमें एरोप्लेन का शेप कुछ कुछ बर्ड्स की शेप की तरह बनाना पड़ा। यानी कि देखो जैसे बर्ड्स होती हैं वैसे ही हमारा एरोप्लेन होता है, विंग्स होती हैं एरोप्लेन की, बड़ी बड़ी विंग्स होगी जिससे हम इजीली क्या करें, उस ड्रैग को, उस फोर्स को हम ओवरकम करें और एरोप्लेन उड़ सके जिस तरीके से ये बर्ड्स उड़ती है, जिस तरीके से ये चिड़िया उड़ती है। तो ये चीज यहाँ पर हो गई है ना। तो हमने यहाँ पर एक शेप देखी, देखो सो डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन द शेप एंड दैट ऑफ बर्ड। तो बिल्कुल एरोप्लेन की शेप में और बर्ड की शेप में हमने सिमिलैरिटी देखी। तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं जो भी फ्लूइड में चल रही है, व्हीकल्स लाइक आपके जहाज हो गए, बोट हो गई आपकी, आपके एरोप्लेन हो गए, आपके जेट क्राफ्ट हो गए, आपके आपके जेट हो गए, इन सब की शेप कुछ ना कुछ स्पेशल डिजाइनिंग होगी। जेट जो होगा वो लगभग लगभग चिड़िया की शेप जैसा ही दिखेगा आपको, जिससे वो हवा को आराम से चीर दे, उड़ सके। ठीक है, तो जितने भी व्हीकल्स हमारे पास डिजाइन है जिससे शेप में, जिससे कि फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें या आराम से क्या कर सके, चल सकें, इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके और हवा से लगने वाला फोर्स एरोप्लेन को कहीं रोके ना। या जहाज की शेप हम इस तरीके से बना देंगे कि पानी में चल रहा है तो पानी क्या करे, इतना ड्रैग ना लगा दे कि हमारा जहाज फ्लो ना कर पाए या आगे मूव ना कर सके। तो इस तरीके की हम शेप बनाते हैं। चलिए तो फटाफट देखते हैं व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। तो सबसे पहला हमने पॉइंट देखा था, जो फ्रिक्शन होता है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। जब एक बॉडी चल रही होती है, नीचे वाली बॉडी क्या करती है, ऊपर वाली बॉडी के मोशन को अपोज कर रही होती है। तो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाले पे घर्षण लगा रही है। आपने देखा होगा कई बार, ऐसा नहीं कि ऊपर वाली नहीं लगा रही होगी, ऊपर वाली अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही होगी इसको, नीचे वाली कह रही होगी रुक जा, मैं भी नहीं जाऊंगी, तुझे भी नहीं जाने दूंगी। तो बेसिकली कर क्या रहा है, रिलेटिव मोशन को ही रोकने की कोशिश कर रहा है। ये आगे जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे वाली इसको आगे जाने से रोक रही है, और ये पीछे, ये रुकने की कोशिश कर रही थी तो ऊपर वाली इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो फ्रिक्शन होता है ये हमेशा क्या करता है, दो सरफेस के बीच लगेगा, दोनों के दोनों कांटेक्ट में होने चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों संपर्क में होने चाहिए, इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेस। और ये हमेशा क्या करता है, ये दोनों सरफेसेस पे लगता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब सतह कैसी है। भाई खुरदुरी सतह अगर होगी तो खुरदुरी सतह, यानी कि अगर मैं बात करूं रफ सरफेस होगा तो वहां पे घर्षण ज्यादा लगेगा, एकदम स्मूथ सरफेस होगा तो घर्षण कम लगेगा। ठीक है, चलिए फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेस। अगर मैं किसी दो सरफेसेस की बात करूं तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस, यानी कि सतह की चिकनाहट पे डिपेंड करता है। अब सतह जितनी चिकनी होगी फ्रिक्शन उतना कम होगा, बहुत आसानी से, मतलब वहां पे वस्तु फिसल भी सकती है। या मैं कहूं अगर मुझे टेबल को धक्का देना और बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो हल्का सा धक्का दूंगा चले जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में अगर घर्षण है तो मैं स्ट्राइकर पे अगर शॉट लगाऊंगा तो वो नहीं जाएगा, लेकिन पाउडर डाल देता हूं तो घर्षण कम कर दूंगा, हल्की से भी फोर्स से वो स्ट्राइकर बहुत तेजी से मूव करेगा। यानी कि घर्षण कम करने से क्या हो जाएगा, मतलब सरफेस को स्मूथ करने से क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। बिल्कुल, अगर एक छोटी सी हल्की वस्तु है और एक बहुत भारी वस्तु है, या मैं क्या करूं, एक टेबल को धक्का दूं तो वो आसानी से धक्का दिया जा रहा है, लेकिन इस टेबल के ऊपर एक भारी बक्सा रख दूं, अब धक्का दूं तो अब उसको धक्का देने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि घर्षण बढ़ चुका है। घर्षण डिपेंड करता है कितनी तेजी से आपने उसको प्रेस किया हुआ है, दबा के रखा हुआ है इस वस्तु को जमीन के साथ। चलिए फटाफट नोट करते हैं इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई बॉडी विराम अवस्था में है, कोई वस्तु विराम अवस्था में, अब मैं उसे धक्का दे रहा हूँ तो उस टाइम जमीन यानी कि सतह और बॉडी के बीच जो घर्षण लग रहा है वो स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक घर्षण है। ये कब आएगा, जब कोई बॉडी विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट पोजीशन में, तब जो घर्षण रोल प्ले करता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आएगा, जब हम बॉडी पे धक्का देंगे, बॉडी स्लाइड कर रही होगी किसी के ऊपर, यानी कि बॉडी चल तो रही है लेकिन स्लाइड कर रही है, फिसल रही है किसी के ऊपर, तो स्लाइड करते हुए जो घर्षण लगता है वो स्लाइडिंग लगता है। टायर होते रोल कर रही होती तो रोलिंग फ्रिक्शन होता। तो हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, यानी कि जब वस्तु चल रही होती है तो वो घर्षण कम होता है, जब वस्तु को स्टार्ट कर रहे होते तो घर्षण ज्यादा लगता है। कारण क्या है, जब वस्तु स्टार्ट हो रही होती है तो उसके बीच, यानी कि जो वस्तु ऊपर रखी है और जो सतह है, जमीन है, उसके पार्टिकल आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं, टाइटली एक दूसरे को बाउंड कर लेते हैं।
तो चलाना मुश्किल है। लेकिन जब हम धक्का देंगे तो कोई बॉडी चल रही है तो इंटरलॉकिंग हो नहीं पाती, जब इंटरलॉकिंग हो नहीं पाएगी तो उसको धक्का देके मूव कराना ज्यादा आसान है। तो कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, और रोलिंग तो और कम होता है, रोलिंग सबसे कम फ्रिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज, हमारी बहुत सारी एक्टिविटी के लिए घर्षण की जरूरत तो हमें होती है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेस रफ, जितना ज्यादा खुरदुरी सतह कर दोगे घर्षण उतना बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस कर दोगे घर्षण उतना घट जाएगा। तो जो हमारे जूते होते हैं उनके सोल में क्या होती है, ग्रूवनेस होती है, टायर में भी ग्रिप होती है, क्यों, क्योंकि घर्षण बढ़ सके और टायर फिसले ना। फ्रिक्शन समटाइम्स अनडिजायरेबल, कभी कभी हमें घर्षण नहीं चाहिए, जैसे कि कहाँ नहीं चाहिए घर्षण हमें कैरम बोर्ड खेलते हुए नहीं चाहिए या मशीन पार्ट में नहीं चाहिए। फ्रिक्शन कभी कभी हम रिड्यूस कर सकते हैं लुब्रिकेंट से, यानी कि अगर हमारी साइकिल पे जंग लगी हुई है, घर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लुब्रिकेशन करेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, आराम से घर्षण को कम कर देंगे। व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अनदर, जब कोई बॉडी किसी के ऊपर रोल करती है तो वहां पर जो फ्रिक्शन रोल प्ले करता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहता है। एंड रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। तो सबसे ज्यादा स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, और सबसे ज्यादा कौन सा होता है, स्टैटिक, उससे कम थोड़ा सा स्लाइडिंग, और सबसे कम रोलिंग होता है। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स में हम क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं जिससे रोलिंग फ्रिक्शन हो, रोलिंग फ्रिक्शन से घर्षण कम हो जाएगा, मशीन अच्छे से काम कर सकती है। एंड लास्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सूटेबल शेप, अगर कोई भी फ्लूइड में कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, सूटेबल शेप दे देंगे, यानी कि उसका एक निश्चित आकार दे देंगे और बहुत आसानी से मूव कर सकती है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, और यहीं पर हमारा फ्रिक्शन चैप्टर भी होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।